वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले के चैप्टर में आपको प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में अंतर डिफरेंसेस बता दिया गया था। तो बेटा बेस्ड ऑन दैट डिफरेंसेस ओनली वन वेरी कॉमन क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय सीबीएसई दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड अनियन पील। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई नई बात नहीं है। बैक्टीरियल सेल इसका मतलब कि हम लोगों को प्रोकार्योटिक सेल के बारे में लिखना है, और अनियन पील जिसमें हम लोगों को यूकार्योटिक सेल के बारे में लिखना है। तो इनडायरेक्टली दैट क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द न्यू सेगमेंट। टुडे as you are watching that I have written the heading different cell organelles in an eukaryotic cell। तो आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया जाएगा जो कि यूकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट गोल्गी एपरेटस, फॉलोड बाय लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड देन वैक्यूल। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नियर ही सिचुएटेड रहता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन अ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, नंबर 1 RER and number 2 SER। RER stands for rough endoplasmic reticulum and SER stands for smooth endoplasmic reticulum। Now endoplasmic reticulum is of two type that already we have discussed। Now the question arises कि ये rough endoplasmic reticulum क्यों कहलाता है। rough endoplasmic reticulum ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने के कारण इसका अपीयरेंस रफ दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वी नो दैट राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो वी कैन से दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is directly involved in the synthesis of protein। It is very important sentence class 9, just take care। I have said that endoplasmic reticulum appears rough due to the presence of ribosomes on its surface। Ribosomes are the site of protein synthesis। Protein is synthesized here, that's why ribosomes are also known as protein factory of the cell। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, that stands for smooth endoplasmic reticulum। The surface is smooth because no ribosomes are present here, and smooth endoplasmic reticulum is directly involved in the synthesis of lipid, or we can also write that smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of fat और lipid। अब याद कीजिएगा, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन और जो प्रोटीन जो बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड जो बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन और लिपिड, इसका यूज कहाँ हम लोग पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वी हैव रेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस में from where does the protein and lipid supplies to the for the synthesis of plasma membrane? It is supplied by RER and SER respectively। So protein plus lipid synthesized by endoplasmic reticulum is used for the formation of plasma membrane, and the process of formation of membrane, it is known as membrane biogenesis। One important question for your class, that what is the meaning of membrane biogenesis? So we have seen that the plasma membrane is formed with the help of protein and lipid, and that is synthesized by endoplasmic reticulum। So here we have finished the structure of endoplasmic reticulum। Now regarding its function, class 9, the function of endoplasmic reticulum is to serve as a channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो जहां पर हम लोग देखे हैं कि ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है,
उसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई स्टूडेंट अगर कोर्सेज के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर ले तो इस वीडियो में आपको ये हेल्प किया जाएगा कि आप अपने पढ़ाई के मेन कोर्स के साथ साथ कुछ कंपटीशन के भी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कीथ फोस्टर इन द ईयर 1953। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in the year 1898. You are watching that it is also located near the nucleus. So whatever the material is synthesized by endoplasmic reticulum, that is stored in the Golgi apparatus, and it is the Golgi apparatus, nucleus and endoplasmic reticulum together they constitute the endomembrane system of the cell. Now let us focus on the functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus has mainly two functions. It plays important role in storage, modification and packaging of products. And second, it also plays important role in the formation of lysosomes. Now the next cell organelle, it is lysosomes, was discovered by Christian D. Dew in 1950s. Now what is lysosomes, dear students? It is membrane bound cell sacs filled with powerful digestive enzymes. Now let us consider that what is the role of powerful digestive enzymes in lysosomes. Students, whenever any foreign particle such as bacteria or anything else enter into the cell, then these lysosomes start secreting these powerful digestive enzymes, and these enzymes destroy all those foreign particles. So directly or indirectly we can say that it is playing important role in cleaning the cell. So that's why it is also known as cleaning organelle of the cell, or it is involved in the waste disposal system of the cell. Do you know that sometimes when any type of disturbance occurs in the cell, then during that time the lysosomes burst and the powerful digestive enzymes secreted by it digest the own cell. So that's why lysosomes are also known as suicide bag of the cell. Let us focus on the next cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria was discovered by Albert von Kolliker in the year 1857, and as you are watching the diagram of mitochondria, it is a double membranous structure. Outer membrane, that is smooth and porous and inner membrane which is folded, and it is inner membrane is deeply folded. Mitochondria is the cellular organelle where aerobic respiration takes place, and ATP is synthesized here. What is ATP? Dear students, you are watching that ATP, the full form is adenosine triphosphate, and ATP is also known as energy currency of the cell. And as ATP is synthesized in the mitochondria, that's why mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Apart from all these informations, let me explain that mitochondria is containing its own DNA and ribosomes, and that helps the mitochondria to make some of their own proteins. Now next cell organelle, plastids. Plastids are present only in plant cells, and plastids are of three types: leucoplast, chromoplast and chloroplast. किसी बुक में आपको टू टाइप से डिफाइन करना मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, एंड फर्दर दे डिस्क्राइब दैट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. नाउ ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, they are the type of plastids. Regarding the leucoplast, it is colorless. So colorless plastids are known as leucoplast, colorful plastids are known as chromoplast, and green color plastids are known as chloroplast. Chromoplast, that gives color to the fruit and vegetables. Whatever the different colorful fruits and vegetables are available, they are due to the chromoplast. Leucoplast is colorless and it is of three types: amyloplast, that is containing starch; oleoplast, that is containing oil; and proteinoplast, that is containing protein. Regarding the chloroplast, you are watching the diagram of chloroplast I have made here. When you will observe the diagram of chloroplast,
I will like to explain that chloroplast is the cell organelle where the process of photosynthesis occurs. What is photosynthesis? It is the process in which plants make their own food. Apart from that definition, you are watching in the diagram that chloroplast is containing its DNA and ribosomes. These features are so similarity with the mitochondria. So one important question is there. First of all, I would like to explain that DNA and ribosomes, they plays important role in the synthesis of protein. So we can say that chloroplast also synthesize its some proteins. Now one important question is there in your syllabus, that can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? In the previous class we have read that what is DNA? DNA is the genetic material. So based on that fact, we can easily explain the answer that yes, there are two cell organelles who are having their own genetic material. Number one mitochondria and number two chloroplast. That स्टूडेंट्स, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स के बारे में बता दिया गया है। आइए अब हम लोग वैक्यूल्स पे कंसीडर करते हैं। वैक्यूल्स discovered by Antony van Leeuwenhoek in the year 1676. Vacuoles are present in both plant cells and animal cells, but you will surprise to know that in plant cells 50 to 90% of the cell volume is occupied by vacuole. You are watching that vacuoles are storage sacs for solid and liquid contents. Animal cells have small sized vacuoles and plant cells have very large vacuoles. In plant cells, it is playing very important role because it provides turgidity and rigidity. And regarding the function of vacuoles, vacuoles store very useful substances like amino acids, sugars, some proteins and some organic acids are stored in the vacuoles. However, in some unicellular organisms, specialized vacuoles are present and they play important role in expelling excess water and some waste from the cell. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में डिफरेंसेस के बारे में बताया जाएगा और तब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फोकस करते हैं सेल डिवीजन पे। व्हाट इज सेल डिवीजन? वेरी सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स are made is called cell division. You are watching in the diagram that this is the parental cell, mother cell, and when this cell divides, the daughter cells are formed. This is known as cell division. Cell division is of two types, mitosis and meiosis. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको क्लास 9 में नहीं जाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड 11 में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो कि हम लोग अभी जान लेते हैं। Mitosis and meiosis, these are the two type of cell division. Mitosis occurs in somatic cell and meiosis occurs in reproductive cell. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि mitosis occurs in all cells of the body except reproductive cell. So the basic fact difference is that mitosis occurs in the somatic cell and meiosis occurs in the reproductive cell. उसके अलावा जो सबसे important difference है कि माइटोसिस में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोसिस, जिसमें कि डॉटर सेल्स जो है उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो मदर सेल के बराबर होता है। तो इट इज रिटन हियर कि डॉटर सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर एज मदर सेल, वेयर एज इन मियोसिस द डॉटर सेल्स रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है माइटोसिस और मियोसिस में। And finally, the last segment of the chapter, that is differences between plant cell and animal cell. Let us consider differences between plant cell and animal cell. Number 1, cell wall is present in plant cell. Cell wall is absent in animal cell. Number 2, chloroplast is present in plant cell. Chloroplast is absent in animal cell. Number 3, centriole is absent in plant cell and centriole is present in एनिमल सेल। डियर स्टूडेंट्स, बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस कैसे याद रखें, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि द वर्ड सेल स्टार्ट्स विथ सी, द वर्ड क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट्स विथ सी एंड द वर्ड सेंट्रियोल स्टार्ट्स विथ सी।
तो आप आसानी से C3 फॉर्मूला लगा करके इसके डिफरेंसेस को याद कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C3 फॉर्मूला? 1C स्टैंड्स फॉर सेल वॉल, सेकेंड C स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड C स्टैंड्स फॉर सेंट्रियोल। और यहीं पर यह चैप्टर हमारा फिनिश्ड होता है। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे गोल्गी अपरेटस को प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स कहा जाता है, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश्ड हुआ। और जस्ट स्टे ट्यून, वॉच माय न्यू वीडियो विद द न्यू चैप्टर। मीनवाइल अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जा करके, कमेंट सेक्शन में जा करके अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।